नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी उपचुनाव का ऐलान, जीत पर घमासान। लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के बाद भारत निर्वाचन आयोग अब उपचुनाव की तैयारियों में जुट गया है। इसी के तहत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड समेत देश के 7 राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसके तहत बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होगा। कार्यक्रम के मुताबिक 10 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना की जाएगी। वहीं प्रदेश में तारीखों के ऐलान के साथ ही जीत के दावे भी शुरू हो गए हैं। भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य दलों ने जीत का दावा किया है, तो वहीं लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने से एक और जहां भाजपा अब चुनाव में भी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी लगातार तीसरी बार न जीत पाने से कांग्रेसी खेमे में मायूसी छाई है। कांग्रेस ने मोदी कैबिनेट में उत्तराखंड से एक ही सांसद को राज्य मंत्री बनाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही इसे राज्य की जनता का अपमान बताया है। बता दें कि मोदी कैबिनेट में अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा को केंद्रीय राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई है। कांग्रेस का तर्क है कि राज्य की जनता ने लगातार 3 बार प्रदेश की 5 सीटों से भाजपा प्रत्याशियों को जिताया है। ऐसे में प्रदेश को सिर्फ एक राज्य मंत्री देना यह प्रदेश की जनता का अपमान है। अब सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस उपचुनाव में कमाल दिखा पाएगी? क्या उपचुनाव में भी धामी मैजिक देखने को मिलेगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के इस खास रिपोर्ट पर डाल लेते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब राज्य में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके तहत बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होगा। कार्यक्रम के मुताबिक 10 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना की जाएगी। निर्वाचन आयोग की ओर से तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा, कांग्रेस ने जीत के दावे भी शुरू कर दिए हैं। अभी माननीय चुनाव आयोग ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, प्रेस नोट जारी किया था। वो है इलेक्शंस का, बाई इलेक्शंस के बारे में। उसमें उत्तराखंड का भी 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आ रहे हैं। वो है नंबर 4 बद्रीनाथ, ये 4 है, उसका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है। ये है माननीय श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी का रेजिग्नेशन की वजह से खाली हुआ है। और दूसरा है 33 मंगलौर, ये है माननीय श्री सरवत करीम अंसारी जी का मृत्यु होने के पश्चात ये खाली हुआ है। इन दोनों के लिए बाई इलेक्शन माननीय निर्वाचन आयोग ने आज कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में 4 दिन के बाद गैजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। नॉमिनेशन की फाइलिंग की अंतिम तिथि ये है 21 जून को, मतलब आज से 11 दिन के बाद नॉमिनेशन फाइलिंग की लास्ट डे है। और स्क्रूटनी, नॉमिनेशन की स्क्रूटनी है 24 जून तारीख को है नॉमिनेशन की स्क्रूटनी। और विड्रॉल है, जो कैंडिडेट की विड्रॉल, जो भी कैंडिडेट विड्रॉ करना चाह रहे हैं वो 26 जून को होगी, बुधवार को। और डेट ऑफ पोल होगी 10 जुलाई को। निश्चित तौर से करेंगे और भारी मतों से विजय हासिल करेंगे और हमारी लगातार उसकी तैयारी भी है। हम तो चुनाव आयोग का ही इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो चुनाव डिक्लेयर करें, कब चुनाव हो। तो मैं समझता हूँ क्योंकि दोनों सीटें हम कांग्रेस से और बसपा से ले रहे हैं, एक कांग्रेस से ले रहे हैं, एक बसपा से ले रहे हैं। तो जो विधानसभा में भी हमारा कुंडवा बढ़ने जा रहा है, 2 सीटों का इजाफा भाजपा को और होने जा रहा है, कि हमारे बड़ा सुखद अनुभव है। चुनाव की घोषणा हो गई है, स्वागत योग्य फैसला है। और हम तो पहले से ही जो है बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव कराने की मांग कर रहे थे। जैसे ही लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजी थी तो हमारा प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग से मिला था और हमने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बीच में ही इन दोनों सीटों के उपचुनाव भी करवाए जाए, लेकिन लोकसभा के बीच ये चुनाव नहीं हो सके। अब जो है चुनाव की घोषणा हो गई है तो हमारी तैयारियाँ भी पूरी हैं। और आप अगर रिजल्ट उठा करके देखें तो मंगलौर
लोकसभा सीट विधानसभा सीट पर जो है हमारी बढ़त बहुत ज़्यादा है और बद्रीनाथ में भी जो है जनता का आक्रोश निवर्तमान विधायक के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है और निश्चित तौर पर भाजपा के कार्यकर्ता भी उनके आने से खुश नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। दरअसल मंगलौर विधानसभा सीट से बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया था, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने के बाद इस सीट से रिजाइन कर दिया था, जिसके बाद अब दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है। वहीं लोकसभा चुनाव में प्रदेश में लगातार तीसरी बार राज्य की 5 सीटों को जीतने से भाजपा उत्साहित नजर आ रही है। भाजपा का कहना है कि उपचुनावों में भी मोदी और धामी मैजिक देखने को मिलेगा और भारी बहुमत के साथ भाजपा जीत दर्ज करेगी। भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी के कार्यों से जनता काफी खुश है। यही नतीजा है कि देश की जिन लोकसभा सीटों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार में भाग लिया था, उनमें जीत कई सांसद इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाने में भी कामयाब रहे हैं। नहीं, विपक्ष का जो ये आरोप है, मुझे लगता है इसका कोई आधार नहीं है। पहले विपक्ष अपने बारे में विचार करे और विशेष रूप से कांग्रेस अपने बारे में विचार करे कि 10 सालों की भारतीय लोकतंत्र की उसकी पारी में वो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। लगातार तीसरी बार 5 सांसद हार रहे हैं कांग्रेस के। लगातार कांग्रेस टूटन की ओर जा रही है। लगातार कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। गुटबाजी में कांग्रेस बटी हुई है। इतने सारे हालात कांग्रेस के अंदर हैं। कांग्रेस को इन बातों पर विचार करना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड के क्षेत्र से बहुत गहरा लगाव है और विकास के, जन कल्याणकारी कार्यों की लगातार हर कार्य में उत्तराखंड को विशेष तरजीह मिलती रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल उत्तराखंड के भविष्य के लिए, विकास के लिए बहुत स्वर्णिम होने वाले हैं। देखिए, क्या एक कोइंसिडेंस हो, क्या है ये उनकी क्षमताओं का फल हो, लेकिन ये अपने आप में एक बेहतरीन वो है कि जिस समय इस राज्य के चुनाव हो रहे थे, सभी विधानसभाओं में अथक उन्होंने भागीदारी की, जन जन तक अपनी बात पहुंचाई, जन जन का विश्वास जीता। और ऐसे जिस दिन 19 तारीख को हमारे प्रथम चरण के चुनाव ख़त्म हो गए, उसी दिन से और चुनाव के अंतिम दिन तक, जिस दिन तक हम बाहर जा सकते थे, 30 तारीख तक, पूरी तरह से उन्होंने पूरे देश का भ्रमण करते हुए मोदी जी के किए गए कार्य, अपने द्वारा लिए गए निर्णय से देश को अवगत कराया और उसका परिणाम हमारे सामने है। और तीसरी बार लगातार हमने यहाँ से 5 सीटें केंद्र को दी हैं। मुझे लगता है कि उनका एक ऐसा व्यक्तित्व, युवा चेहरा, निर्णय लेने की क्षमता, अथक प्रयास, सोचने की और उस दिशा में काम करने की क्षमता, अनेकों ऐसे निर्णय जिन्होंने केंद्र में भी अभी उन निर्णयों का अनुसरण हो रहा है, इस तरह की अनेकों चीज़ें। और उन्होंने ग्लोबल मीट इस राज्य में की, उन्होंने धर्म के विषय में अपनी बात को स्पष्टता से कहा, उन्होंने और जो यूसीसी का कानून इस राज्य में लागू किया, सर्वप्रथम पूरे देश में। जनता का विश्वास उनमें बढ़ा है, जनता उन्हें सुनना चाहती है और जनता वो जो कह दें उस पर विश्वास करना चाहती है। उसका भी बहुत अच्छा परिणाम हम लोगों को इन लोकसभा चुनाव में प्राप्त हुआ है। मैं इसको इस रूप में नहीं देखती, क्योंकि हमने समाचार पत्रों की खबर देखी थी, उसमें 200 से भी ज़्यादा सांसदों के लिए चुनाव प्रचार करने का दावा मुख्यमंत्री के कार्यालय से किया गया था। और अब हम देख रहे हैं कि उनमें से 10-15 यदि मंत्री बन गए हैं तो उसका भी महिमा मंडन हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस है कि मुख्यमंत्री उन सीटों पे गए जहां के लोग सांसद के रूप में विजय प्राप्त करे, क्योंकि उन प्रत्याशियों ने भी अपने क्षेत्र में काम किया होगा। तो क्रेडिट धामी जी को दे देना तो इसका मतलब प्रत्याशी किसी काम का नहीं था और सिर्फ धामी जी के बलबूते वो जीत गया। धामी जी तो स्टार प्रचारक बनाए गए इसलिए क्योंकि यूसीसी लाने वाले वो पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इसलिए वो जगह जगह पूरे देश में घुमाए गए और उनके प्रचार वाले क्षेत्र के लोगों का मंत्री बनना या सांसद बनना एक मेयर कोइंसिडेंस के अलावा और कुछ नहीं है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्य में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। निश्चित ही भाजपा लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित है, लेकिन भाजपा को याद रखना होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को इस सीट से हार का सामना करना पड़ा था,
जबकि दूसरी सीट बद्रीनाथ की है, जहां से लगातार विधायक बनते आ रहे राजेंद्र भंडारी भाजपा में चले गए हैं। ऐसे में क्या बद्रीनाथ की जनता दल बदलू नेता को फिर से जिताएगी? आखिर कांग्रेस इन दोनों सीटों में क्या मजबूत उम्मीदवार उतार पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपको रूबरू कराते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और शीशपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। थपलियाल साहब हमारे पास में है, वरिष्ठ नेता यूकेडी की ओर से, और रतन मणि डोभाल जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं आज कांग्रेस पार्टी के साथ में। आमतौर पर मैं सत्ता पक्ष के साथ में शुरुआत करना चाहती हूं, लेकिन क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी बड़े मुद्दे उठा रही है, इसलिए कांग्रेस से शुरुआत करना ठीक रहेगा। शीशपाल जी, आप उपचुनाव में जीत का दावा किस बिना पर कर रहे हैं? बहुत आसान और सरल शब्दों में मैंने आपसे पूछा है। 5 में से एक भी सीट पर आपका खाता नहीं खुला, आपने 5 सीटें हारी हैं। अब इन 5 सीटों पर आप कह रहे हैं कि हम उपचुनाव में जीत हासिल कर लेंगे। इन 5 सीटों पर एक भी सीट पर अगर आपका खाता खुलता तो लगता कि हाँ, कहीं तो आप मजबूत हैं। शिशपाल जी, अनम्यूट कीजिए, शायद आपकी आवाज खुली नहीं है। गरिमा जी, ये बिल्कुल सही बात है कि राज्य की 5 लोकसभा सीटें हमने तीसरी बार हारी हैं। जनता का आशीर्वाद जो है लोकसभा में जो है हमारे प्रत्याशियों को नहीं मिला है। लेकिन ये बात भी सच है कि हम 2019 के मुकाबले भाजपा की लीड को कम करने में निश्चित तौर पर सफल रहे हैं। और जहां तक लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की बात है तो दोनों जो है अलग अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं, ये जो है सभी जानते हैं। और जब राज्य में उपचुनाव होंगे तो राज्य के मुद्दों पे लड़े जाएंगे, इसमें कोई जो है दो राय वाली बात नहीं है। और अभी अगर आप रिजल्ट उठा के देखें, लोकसभा चुनाव अभी जो है संपन्न हुए हैं, मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की लीड जो है इतनी ज्यादा है कि भाजपा को जो है उसे कवर करना बड़ा आसान नहीं है। और बद्रीनाथ विधानसभा में भी जैसे मैंने कहा कि जो निवर्तमान विधायक हैं, आप देखिए उनके खिलाफ जो है जनता का आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने जनता के जनादेश का अपमान करने का काम किया और जो है कांग्रेस की पीठ में छुरा भोगने का काम किया। तो निश्चित तौर पर, और वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता भी उनके आने से खुश नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि दोनों विधानसभाओं में निश्चित तौर पर हम जो है जीत दर्ज कराएंगे। और जो राज्य के मुद्दे हैं निश्चित तौर पर इन दोनों जो है उपचुनाव में उठेंगे। और दोनों विधानसभाओं में वहां के अपने भी जो है लोकल मुद्दे हैं, तो निश्चित तौर पे उनका भी असर रहेगा। और जहां तक अभी मैं देख रहा था, भाजपा के नेता डिस्क्रप्शन में कह रहे थे कि साहब जो है धामी जी ने जी तोड़ मेहनत की और इसी कारण हम 5 लोकसभा सीटें जो है जीते हैं। लेकिन भाजपा के कई प्रवक्ता कह रहे हैं कि मोदी जी की कृपा से, मोदी मैजिक के कारण जो है हमें चला होगा। सर देखिए कहते हैं ना कि जीत होती है। शीशपाल जी, जीत होती है और हार होती है। आपकी पार्टी में आप ये कह लें कोई सीट आप जीते कि राहुल गांधी की वजह से जीते, कोई कह ले सोनिया गांधी की वजह से जीते, या कोई आपके स्थानीय प्रत्याशी का नाम ले ले, क्या फर्क पड़ता है सर अगर जीत आपकी हुई है? निश्चित तौर पर गरिमा जी, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के परिणाम स्वरूप निश्चित तौर पर देश का माहौल बदला, हम मुद्दों को उठाने में सफल रहे। और आज जो बदली हुई तस्वीर आपको नजर आ रही है वो उसी का परिणाम है। तो निश्चित तौर पर इस जो पूरे प्रदर्शन जो लोकसभा में रहा है उसका श्रेय आदरणीय राहुल गांधी जी को सर्वप्रथम जाता है। उसके बाद अन्य नेताओं का भी उसमें योगदान है। लेकिन मैं भाजपा के प्रवक्ताओं को कोट कर रहा था, मैं अपनी तरफ से कुछ गरिमा जी मैंने आपको उदाहरण दिया था सर, पहले तो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अगर किसी सीट पर आप जीतते हैं, आपका प्रत्याशी जीतता है, वो उनका इंटरनल मैटर हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के चलते जीत मिली, धामी सरकार की वजह से जीत मिली, या प्रत्याशी के काम की वजह से जीत मिली। उनको जीत मिली इतना काफी नहीं हो जाता? गरिमा जी, मैं धामी मैजिक को इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि 2019 में जितनी लीड जो है लोकसभा सीटों पर भाजपा की थी, इस बार वो लीड घटी है। तो किसका मैजिक था किसका नहीं था, ये तो भाजपा को चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल आप अपने जवाब में ही सही बात कह रहे हैं कि ये भाजपा का चिंतन और मंथन का विषय है। मैंने पहले भी कहा सर, जीत होती है। एक व्यक्ति अगर पास होता है चाहे वो 1 नंबर से जीत जाए, निश्चित तौर पर ठीक है, वो भले ही उनका वोट प्रतिशत गिरा होगा, भले ही उनका समर्थन जनता का गिरा होगा, लेकिन सर 5 सीटों पर धामी सरकार ने कमल खिलाने की बात कही थी और वो कर दिखाया।
कांग्रेस पार्टी एक भी सीट पर नहीं जीत पाई। क्या कांग्रेस पार्टी को इस पर मंथन नहीं करना चाहिए, ये सोचने के बजाय कि बीजेपी का वोट प्रतिशत गिर गया, क्या हो गया, वो फिर भी 5 सीटों पर वो उन्हीं के सांसद है ना सर। मैं तो पहले ही स्वीकार कर चुका हूं कि जनता का आशीर्वाद लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में हमें नहीं मिला है। निश्चित तौर पर हम जो है इस पर चिंतन मंथन करेंगे और अपनी कमियों को तलाशेंगे और जनता के बीच हाथ जोड़ के जाएंगे कि आखिर हमारी कौन सी कमियां हैं जिसके कारण हम जनता के कौन से मुद्दे सदन और सड़क में नहीं उठा पा रहे हैं। जनता जो भी सुझाव देगी निश्चित तौर पर हम उसको सिरोधार्य करके जो है मानेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। तो ये तो निश्चित तौर पर हमारे लिए जो है आत्मविश्लेषण का समय है और हम उसको करेंगे। ठीक है। तो आत्म विश्लेषण जो है कांग्रेस पार्टी को वो वाकई में करने की जरूरत है। और देखिए शीशपाल जी, बड़ी बात ये भी है ना कि देखिए दावे करना आसान होता है, लेकिन उन दावों को पूरा कर पाना वो किसी भी दल के लिए हो बहुत कठिन होता है। तो दावे उतने कीजिए जिन पर आपकी बात कम से कम सुनी जा सके। ठीक है, सत्यवीर जी के पास में जाएंगे। सत्यवीर जी, मैं वही कह रहा हूँ गरीब। हाँ ठीक है सर। सत्यवीर जी देखिए, सबसे पहले तो बहुत बधाई, आपको 5 सीटों पर जीत मिली। जो 5 फूल खिलाने की बात पुष्कर सिंह धामी कह रहे थे कि 5 कमल के पुष्प हम मोदी जी को भेंट करेंगे, वो उन्होंने कर दिखाया। अब बीजेपी के लोग एक तरफ इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही कि भाई ये तो मोदी मैजिक नहीं था ना, तो ये धामी सरकार का मैजिक था। तो आखिर कैसे जीत मिल गई? और दूसरी बात ये कि ये भी आरोप लगा रहे हैं कि देखिए 5 सीटें मिली लेकिन सिर्फ एक मंत्री का पद मिला है उत्तराखंड को, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? पहले तो मैं आपके के न्यूज के चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके तमाम कैबिनेट के जो साथी है और सहयोगी है उनको आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में जो कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू करे थे उसमें और तेज गति आएगी। कांग्रेस कह रही है कि भाई ये मोदी मैजिक नहीं है और धामी जी मैजिक नहीं है। कांग्रेस को मुझे लगता है अभी भी वो चुनावी मोड में है, उनको अभी तक परिणाम मुझे लगता है दिखे नहीं है। और इससे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल शपथ भी ले ली है। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ ले रहे थे कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, तो वो सब कांग्रेस के नेता लोग एक दूसरे की बगले झांक रहे थे। जब आपने देखा होगा कि बयान चुनाव के समय बहुत चर्चित था, चुनाव संपन्न हो चुके हैं मगर आज की डेट में वो बयान बिल्कुल फिट बैठता है। उन्होंने कहा था कि मीडिया वालों लिख के रख लो कि आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। और कल जब उन्होंने शपथ ली तो सारे कांग्रेस के लोग उनको देख रहे थे कि ये तो कह रहे थे नहीं बनने वाले हैं। वास्तविकता ये है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जनता की अदालत होती है और जनता जिस प्रकार का मैंडेट देती है या जिस प्रकार का आदेश करती है वो सबके लिए सर्वमान्य होता है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, भारत के संविधान में जितनी भी आस्था रखने वाले लोग होते हैं वो सब होते हैं। एक शिषपाल जी ने कहा कि बदली हुई तस्वीर मुझे दिख रही है, मुझे तो किसी प्रकार से भी बदली हुई तस्वीर नहीं दिख रही है। आप पहले 2014 में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, 19 में भी प्रधानमंत्री और 24 में भी प्रधानमंत्री। बदली हुई तस्वीर मात्र ये आ रही है, कांग्रेस इस बार भी 9 राज्यों में शून्य पर अटक गई है और उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार कांग्रेस 0 पे चली गई है। और मैं आपको भी बता दूं कि इनके लिए 2017 के बाद से इस राज्य के अंदर किसी भी चुनाव में कोई भी प्रतिकूल रिजल्ट नहीं आया। विधानसभा के चुनाव उठा लीजिए, तमाम वो चुनाव उठा के देख लीजिए, गरिमा जो उपचुनाव हो, चाहे पंचायत के या नगर के निगम के चुनाव हो या नगर पालिका के चुनाव, कोई भी चुनाव में इनको किसी प्रकार का इनको प्रतिकूल रिजल्ट नहीं मिला है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि वोटों का परसेंटेज कम हुआ है या वोट का भारतीय जनता पार्टी की लीड कम हुई है। मान्यवर, ये लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण नहीं रखता। महत्वपूर्ण ये रखता है कि कौन व्यक्ति जीत के आया, जनता ने किसको जीत दिलाई है। मैं उदाहरण के तौर पर कल को ही प्रस्तुत करता हूं। गरिमा जी, कल भारत पाकिस्तान का मैच था, भारत ने मात्र 119 रन बनाए, T20 मैच था, पाकिस्तान ने 113 रन बनाए। कहां महत्व रहता है? 6 रन से हार गए। महत्व रहता है कि जीत किसके पाले में गई है। और आपको ये समझना होगा कि आपके प्रदेश आपके गरिमा जी नहीं, देखिए सुनिए सत्यवीर जी, ये एग्जाम्पल उदाहरण ये मैं भी देना चाह रही थी, लेकिन आप ये चीज नहीं कह सकते क्योंकि अब कहीं ना कहीं अगर आपने मैच का उदाहरण दिया है तो उस पर ही बात कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि उसके बाद भारतीय टीम उस पर मंथन नहीं करेगी कि आखिर जो उनका प्रदर्शन खराब था वो क्यों हुआ, इस पर भी बातचीत होगी क्योंकि इसके पहले के मैचेस में जो प्रदर्शन रहा है वो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो वो उदाहरण आप पर सटीक नहीं बैठेगा।
बिल्कुल गरिमा जी, हाँ। एक कैंडिडेट का हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, बिल्कुल। कहां पर हमें लीड हुई, कहां पे नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे बढ़ने पे जोर देती है। एक विषय और मैं बता देना चाहता हूं कि कल ही कांग्रेस के प्रवक्ता में एक डिबेट में भी था, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे उच्च नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए था उत्तराखंड के अंदर। क्या गणेश गोदियाल जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, क्या वो छोटे नेता है? क्या प्रदीप टम्टा जो लोकसभा राज्यसभा में जो सदस्य रहे हैं और वो मंत्री भी रहे हैं, क्या वो छोटे नेता? मुझे लगता है कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि हमारे अंदर इस प्रकार से लगातार 3 बार चुनाव क्यों हारे हैं। किसी भी प्रकार से उनको कहीं भी प्रतिकूल स्थिति में नहीं आ रहे हैं। और जबकि तीसरी बात, इतना बवंडर फैलाया गया और उत्तराखंड के अंदर जितने भी निर्णय लिए गए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके खिलाफ ये बता दीजिए कि कब ये मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हमारे खिलाफ। उसके बाद भी कहीं भी इनको प्रतिकूल नहीं दिखाया। हमारे पांचों के पांचों सांसद, और मैं खास करके उन सांसदों को भी श्रेय देता हूं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिन्होंने हमारे साथ लड़े, उन सहयोगियों ने बड़े बल दम से चुनाव लड़ा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तराखंड में अभी जो उपचुनाव की बात है, तो मैं आप लिख के रख लीजिए, हम जो बात कहते हैं वो स्पष्टता के साथ कहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर कहते हैं। इन 2 चुनाव में भी हमारे लिए प्रतिकूल रिजल्ट आएंगे। ठीक है, लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर उपचुनाव को लेकर बहुत सारे आरोप लगाते रहे। एक तरफ निकाय चुनावों को देखिए टालने का आरोप लगातार बीजेपी पर लगाया जाता रहा, उस पर भी बातचीत करेंगे। खैर ठीक है, हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और पीसी थपलियाल साहब भी हैं। थपलियाल साहब की राय जानते हैं, उसके बाद में जाएंगे रतन मणि जी के पास में। थपलियाल साहब, फिलहाल नतीजे सामने आ चुके हैं, सब कुछ साफ है। क्या लग रहा है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है इसमें कोई मतलब आपको आधार नजर आता है? और वही बात है ना कि जीत होती है सर, चाहे 1 वोट से हो या 1000 वोट से हो। ये तो सिंपल सी बात है ना। मंथन और समीक्षा विश्लेषण सब होता रहेगा, ये पार्टी अपना करती रहेगी, लेकिन उपचुनाव में जिस जीत का दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है उसमें कितनी सत्यता आपको नजर आ रही है, कितनी मजबूती इनके दावे में है? क्योंकि 5 में से 1 पर भी इनका खाता नहीं खुला। देखो, राजनीति कभी जब हम छोटे थे तो एक वैचारिक आधार पर राजनीति होती थी। राजनीति मुद्दों के आधार पे पक्ष और विपक्ष जनता के आगे अपना विजन रखता। अब राजनीति मदारियों के हाथ जा चुकी है। अभी सभी प्रवक्ता बोल रहे थे मैजिक मैजिक मैजिक, मालूम नहीं तो मैजिक करने वाला मैजिशियन और हिंदी में मदारी। और मैं बोलता भी था कि इनका जो सर्वोच्च नेता है वो विश्व का सबसे बड़ा मदारी है और वो इस तरह से जनता को इस चुनाव में भी 5 के 5, देखो जब मैं हिंदी में मदारी बोलूंगा तो मिर्च लग जाएगी, जब अंग्रेजी में मैजिशियन बोलूंगा तो उनको ठीक लगेगा। तो मैजिशियन ने जो मैजिक दिखाया उत्तराखंड में, वहां आए और उनके कहने बोल गए कि देखो तुम सांसद नहीं चुन रहे हो, तुम मंत्री चुन रहे हो। मंत्री ये कोटद्वार में बोल रहे थे, राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे। अब सबकी बत्ती बंद हो गई, अपनी अपनी चेयर उन्होंने फिक्स कर ली और हमारे जिनको जनता को बेवकूफ बना के सांसद ठग कर ले गए। क्योंकि हमने देखा कि जनता की जो आवाज है, मैजिशियन ने ऐसे आंखें बंद कर दी है कि हम मुख्यमंत्री को हराते हैं, मैजिशियन दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी मुख्यमंत्री को जिताते हैं। सर लेकिन ये तो काल्पनिक बातें हो गई ना। अब आप क्या जनता के वोटों पर या जनता के जो जनता जनार्दन है कहा जाता है, जो सांसद इस समय उत्तराखंड से भेजे गए हैं, उन्होंने किसी भी उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पे कोई जवाब नहीं दिया। नहीं तो आप जनता पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इनको आपने नहीं, इनको जनता ने चुना है आपके प्रदेश की। तो हम क्या बोले कि ये तो बोलना, आप बोलेंगे कि मुद्दा आधारित पे मुद्दों का जवाब देके वहां गए हैं दिल्ली? नहीं गए ना। ये 3 बार भेज दिए हमने। जनता नहीं समझ रही है, मैजिशियन के मैजिक को कारण नहीं समझ रही है। अब आप देखिए, जिसको उत्तराखंड की जनता एक पवित्र गाय समझती थी, वो सर्वोच्च नेता ऐसे लोगों के कंधों में चढ़ा हुआ है जो इनके सर्वोच्च मुसलमानों को आरक्षण के पैरवी कर रहा है, जो इमाम को 1-1 लाख रुपए देने की पैरवी कर रहा है, उनके कंधों में आसीन इनका भगवान है। मैं याद आ रही अटल जी की कि उन्होंने 1 वोट के कारण अपने आदर्शों को, राजनीति के सिद्धांतों को कायम रखते हुए इस देश को एक उदाहरण दिया था कि देखिए ये होता है सिद्धांत कि हमें 1 वोट के कारण सरकार चली गई। लेकिन यहाँ जो पवित्र गायें बनती थी, हिंदुओं के सर्वोच्च बनते थे, वो आज राम का नाम लेना भूल गए। अब ये चीज क्या हम बद्रीनाथ विधानसभा में और क्या हम मंगलौर में लोगों को समझा पाएंगे
क्योंकि नहीं तो सर ये तो मैजिशियन देखिए हमें मैजिशियन ये काम तो आम जनता को समझना पड़ेगा ना, ये तो जनता ही कर सकती है। और जिस फिलहाल मौजूदा वक्त में आपकी पार्टी जिस जगह पर है, मुझे लगता है वो आपकी पार्टी के लिए भी मुश्किल है। मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस पार्टी है, उसको ये काम करना चाहिए कि पिछले लंबे सेशन से वो सत्ता से दूर है, तो कम से कम अपनी बात को तो आम जनता तक पहुंचाएं, ताकि इसका फायदा उनको हो, क्योंकि सीधे तौर पर उनको ही फायदा होगा। वो जिस जगह पर है मुख्य विपक्षी दल के तौर पर, अगर उत्तराखंड में एक्टिव है तो उनको फायदा होगा, लेकिन वो इसमें नाकाम नजर आ रहे हैं और लगातार चुनावों में उनकी यही परफॉर्मेंस रही है। हम बात कर रहे हैं उपचुनावों में जीत के दावे जिस कांग्रेस की ओर से लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन दावों में सच्चाई कितनी है। तपलाल साहब को हमने सुन लिया, आप चलेंगे रतन मणि ठोबाल जी के पास में, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत सर आपका चर्चा में। मैं आपके पास बात में आई, मैं चाहती थी कि आप सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या निकल कर सामने आ रही है उसको सुन लें। सर किस तरीके से देख पा रहे हैं आप, एक तरफ जो नतीजे थे लोकसभा चुनाव के बिल्कुल साफ और बिल्कुल कहते हैं ना कि मुकाबले जैसी कोई स्थिति कहीं पर नजर नहीं आई, बीजेपी ने क्लीन स्वीप मारा, और उसके बावजूद उपचुनावों में जीत का दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या आपको लग रहा है कि उपचुनावों के समीकरण लोकसभा चुनाव से कुछ अलग बैठेंगे, कोई और मुद्दा इस बार जनता के मन में रहेगा? और ये जो बात थपलियाल साहब कह रहे थे कि भाई आम जनता मैजिक में फंस गई है, उसमें आपको, उस पर आपको क्या कुछ कहना है? देखिए गरिमा जी, ये लोकसभा का चुनाव का अलग मतलब है, विधानसभा का चुनाव अलग मतलब है, निकाय का चुनाव अलग मतलब है। अब तक तो हमारे यहाँ निकाय के चुनाव लोगों की सरकार से, इस सरकार ने जो जनता की असली जो सरकार है उससे वंचित रखा हुआ है, और वो न्यायालय में है। बहरहाल मैं उसको नहीं छेड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन ये अलग अलग मुद्दे हैं कि विधानसभा को लोकसभा में आप घालमेल नहीं कर सकते हैं। अब वो विधानसभा में किस एजेंडे पे चुनाव होता है, क्या मुद्दे उभर के आते हैं, उस पर निर्भर करेगा। लोकसभा में क्या आया, लोकसभा जैसे दोनों पार्टी जो मुख्य दल हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है, कांग्रेस विपक्षी दल है, वो अपने अपनी बात रख रहे हैं, ठीक रख रहे हैं, वो अपने अपने ढंग से, उनको यही कहना है। और मैं तो ये मानता हूं कि हार जीत तो एक वोट से होना है, जिसको एक वोट ज्यादा मिल गया वो जीत जाता है। लेकिन पार्टी संगठनों के अंदर जो मार्जिन का भी हिसाब किताब लगाया जाता है कि भाई पीछे हम कितना से जीते थे और उसमें से कितना कम हुए, तो कम होने का कारण क्या रहा होगा, उस पर भी मंथन होता है। ये संगठन का काम है। अब हम तो मान रहे हैं कि हमारे मोदी जी 4.5 लाख वोटों से जीते थे और 1,52,000 से जीते हैं, तो ये भी संगठन का काम है। ये मोदी जी ने नहीं, तो ये उनका जो संगठन है वो इस पर मंथन करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि इस सारे चुनाव एजेंडे में हमारे जो उत्तराखंड के एजेंडा है वो भी कभी आएगा बीच में, कि जो उत्तराखंड के जनता के जो सवाल हैं, जो हम भुगत रहे हैं, जो उत्तराखंड की जनता भुगत रही है, वो कभी सवाल आए हैं। अभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट जी, अब वो राज्यसभा में भी हैं, कब तक अध्यक्ष रहे पता नहीं। वो जोशीमठ में गए तो उनको वहां गणेश गोदयाल ने रुला दिया था, वो रो गए थे। लेकिन उस रोने को उस संगठन में वो जो कांग्रेस को जो काम करना चाहिए था, उसके बाद वो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस कहीं हमें लड़ते हुए दिखाई नहीं दी है। कांग्रेस ने पूरे हथियार डाल दिए थे। ऐसा भी नहीं था कि कांग्रेस की तो भूमि है उत्तराखंड, भाजपा की भूमि नहीं थी ये, और भाजपा ने, कांग्रेस ने ही उनको वो सौंप दिया। बहरहाल ये उनका, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो सवाल हैं, जो बुनियादी सवाल हैं, 24 साल का उत्तराखंड हो गया है, 42 हमारी शहादतें हुई हैं, उस शहादतों का उत्तराखंड कब बनेगा? वो उनमें, उनसे जो प्रभावित लोग हैं वो भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, अन्य दलों में भी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल में भी हैं, कम्युनिस्टों में भी हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन ये जो पैरवी उत्तराखंड की केंद्र में होनी चाहिए थी, ये जो 10 साल हमने बिताए हैं, इतनी प्रभावशाली सरकार केंद्र में रही है मोदी जी की, अगर ये गूंगे बहरे नहीं होते हमारे उत्तराखंड के जो पांचों प्रतिनिधि, तो मोदी जी से कुछ हासिल कर सकते थे उत्तराखंड के सवालों पर। और ये एक राजधानी हमें 24 साल में नहीं दिला पाए हैं। बिल्कुल। और लेकिन उसमें तो दोनों ही दलों का हाथ कहेंगे ना रतन मणि जी, क्योंकि दोनों दल सत्ता में रहे, किसी ने कुछ नहीं किया, दावे होते रहे। हाँ, राज्य स्तर पर कुछ नहीं किया, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि अभी तो मोदी मैजिक चल रहा है ना सारा। मोदी जी है, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की नीतियां हैं, भाजपा भी गायब है,
सब मोदी जी हैं। तो अगर ये हमारे जनप्रतिनिधि जिनको हमने निर्वाचित करके दिल्ली में 5 साल पहले और 5 साल बाद में वहां भेजा, अगर ये गूंगे बहरे नहीं बैठे रह सकते तो उत्तराखंड इतना जो पिछड़ा हुआ राज्य है जिसको विशेष दर्जे की बात हो रही थी, उसके लिए कुछ अर्जित कर सकते थे। अब मोदी जी ने जो कुछ दिया उसी को ये गा रहे हैं कि साहब हमारी चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगे, 4 लेन बन गया और ऑल वेदर रोड बन गया। वो ऑल वेदर एक दिन भी नहीं चला है, वो सूखे में भी ऑल वेदर नहीं चलता, उसमें भी कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अभी भी दुर्घटना रहित नहीं हो पाया वो, अभी भी कोई बारिश ऐसी नहीं हुई है, अभी एक बारिश हुई थी उसी में हो गया। ये चीजें हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये कांग्रेस की राजनीति अपना चलता रहेगा, भाजपा की राजनीति चलता है, उन्होंने अपने हिसाब से करना है, लेकिन मेरी राजनीति कब होगी, ये थपलिया जी की राजनीति कब होगी। और इस जो दिल्ली में रहे जो 10 साल, ये जो प्रधानमंत्री अग्नि पथ लेके आए, एक भी सांसद ने उस पर सवाल नहीं किया कि हमारा पूरा राज्य उत्तर प्रदेश के रहते हुए जो हमको गिफ्ट मिलता था, उत्तर प्रदेश राज्य के तहत जो सेना में हमको रिजर्वेशन मिलता था, जितने हमारे यूथ उसमें जाते थे, और ये राज्य बनने के बाद एक भी भर्ती नहीं हुई। और भर्ती जो शुरू हुई तो आपने अग्निपथ दिया 4 साल का। आपके सरकार में आज भी नहीं बोल रहे हैं कि ये सरकार ही कह रही है कि 60,000 पद हमारे जो उत्तर प्रदेश से स्वीकृत हैं सरकार विभाग में, विभिन्न विभागों में, शिक्षा में है, दूसरे विभागों में, वो हाथ पैर हैं सरकारों के, चाहे वो कांग्रेस के हो भाजपा के, उन पे आप भर्ती की बात नहीं कर रहे हैं। आप उस तमाम आपने आउटसोर्स कर दिए हैं। आप हमारा बिजली का रेट बढ़ाते जा रहे हैं, जो ऊर्जा प्रदेश कह रहे हैं हमें, हम तो कह रहे थे कि भाई तब उत्तराखंड बना के फ्री बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे। आप हर अप्रैल को अब पानी का रेट बढ़ा रहे हैं, हर बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो जनता है जिसने कुर्बानी देके आज पौधा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, कहाँ है वो? अब तो पौधा झंगोरा भी गायब हो गया है, वो खेती नहीं हो रही है। कोई ये सरकार बता दे, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, खेती की सिंचन के कितने 1 इंच भी सिंचाई की आपने व्यवस्था की हो? आपने घर का जल और घर का नल बनाया, मेरे घर में लगा हुआ है, आज तक पानी नहीं आया उसमें। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए शिकायतें हैं आम जनता को। आपने कहा कि 2022 तक जब अमृत महोत्सव होगा तो हम सबको पक्का घर, पक्का छत, पक्का शौचालय, पक्का नल में जल देंगे, और आप देहरादून को उजाड़ने लगे हुए हैं। रतनमणि जी अब जवाब ले लेते हैं सत्यवीर जी से। सत्यवीर जी, बहुत सारे आरोप हैं, देखिए आपने सुना होगा रतनमणि जी को, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, उनके सवालों को भी ले लीजिए साथ में। गरिमा जी, चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होता है जब आप जनता के बीच में 5 वर्ष के बाद जाते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार पर आप कितने मजबूत हैं उससे स्पष्ट होता है कि आपकी मनोवैज्ञानिक जीत होगी कि नहीं होगी। और वास्तव में जो चुनाव के रिजल्ट आए वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मनोवैज्ञानिक जीत हुई है। वो भी इस आधार पे कह रहा हूं कि 10 वर्ष की सरकार चलाने के बाद भी जितने विपक्ष के पूरे आंकड़े नहीं आए हैं उतने भारतीय जनता पार्टी के आए हैं। एक विषय और गूंजता रहता था, मीडिया के तमाम पटलों पे गूंजता था, जैसे ही चुनाव परिणाम आते थे तो ईवीएम को कोसना शुरू करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भी कि जरा देखिए कि आंकड़े जो भी है वो आते जा रहे हैं, जो भी है आए हैं आएंगे, मगर ये पता करिए कि ईवीएम कहाँ है, जिंदा है कि मरी है। वास्तव में एक भी विपक्ष के नेता ने उस पे ईवीएम पे प्रश्न नहीं उठाया है। वास्तविकता ये दिखाती है कि ईवीएम पे जो लगातार प्रश्न उठ रहे थे वो उनकी अपनी मनोवैज्ञानिक हार पर, जब चुनाव में हार जाते थे उस पे प्रश्न उठाते थे। ईवीएम जब सुप्रीम कोर्ट तक ने जब ये कहा था कि आप आइए कि इसको बताइए, चाहे आपका चुनाव आयोग बताइए कि किस प्रकार से इसमें किसी भी प्रकार की फेरबदल की जा सकती है, कोई नहीं किया। वास्तव में गरिमा जी, बड़े सम्मान के साथ सभी को बताना चाहता हूं, जब आप जनता के बीच में जाते हैं, जो वो जिस प्रकार का मैंडेट सुनाती है, वो पूरे के पूरे हमारे जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, वो संप्रभु हो जाती है। जनता ही संप्रभु है, उसको सभी का आदर करना चाहिए। एक भी व्यक्ति ने इस प्रकार आज ईवीएम का नहीं उठाया। और एक विषय और आया कि यहाँ पर यूकेडी के प्रवक्ता ने उठाया, मदारी का जो विषय उठा रहे थे, तो मैं थोड़ा इनको बताना चाहता हूं, चुनाव जाके ज्यादा समय नहीं हुआ है, फर्स्ट फेज में उत्तराखंड का चुनाव आया। आप ये बता दीजिए कि यूकेडी जो बोलता है कि मैं क्षेत्रीय दल हूं और उत्तराखंड की भावनाओं के आधार पर बात करता हूं, तो चुनाव में जाने से इनको किसने रोका था? एक कैंडिडेट बता दीजिए इन्होंने उतारा था? क्या चुनाव आयोग ने रोका था? क्या उत्तराखंड की जनता ने रोका था?
नाम बता दीजिए किसने रोका था। जब किसी ने तो इनको ये इश्तिहार तो छापे नहीं इनके खिलाफ कि भाई चुनाव मत लड़िए। आज मदारी मदारी दिख रहा है। मदारी जो उनको जनता ने बना दिया है कि किसी भी चुनाव में सफलता नहीं मिल रही है, तब इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं। और लोकतंत्र में इस प्रकार के लोगों को या इस प्रकार के दलों को जल्दी से जनता स्वीकार भी नहीं करती है। एक विषय और यहाँ पर जो आया है, जो रतन मणि डोभाल जी ने बताया कि विशेष राज्य का दर्जा, हमने तो इस राज्य के लिए जो मूल भावनाएं थी, जो निरंतर हमारी माता बहनें लड़ रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने इस राज्य को बनाया। उन्होंने इस राज्य के कोने कोने तक भ्रमण किया। उसके बाद इस राज्य को उन्होंने विशेष औद्योगिक पैकेज दिया था। उसको कांग्रेस की सरकार के समय ही वो उनकी कुनीतियों के कारण खत्म हुआ। उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी कांग्रेस के अंदर, लगातार उनका कुनबा टूटता जा रहा था। एक बार भी उन्होंने उस समय यूपीए की अगर वो हरीश रावत चाहते हैं तो वो जाते दिल्ली, अपनी सीट को किस प्रकार से बचाया जाए दिल्ली के अनुकंपा से, वो तो किया। मगर जो विशेष औद्योगिक पैकेज था वो खत्म कर दिया। मगर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, चाहे स्टेट रोड हो चाहे आपके नेशनल हाईवेज हो, वो लगातार बनते जा रहे हैं। अभी मुझे लगता है इस वर्ष के अंत तक जो दिल्ली से देहरादून के लिए ढाई घंटे में जो सफर होगा वो बनने वाला है। बल्लूपुर से पोंटा साहिब जो हमारे दो राज्यों को जोड़ता हुआ, जो हमारा हेमकुंड साहिब जो यहाँ पे उत्तराखंड में पड़ता है, वहां से सारे दर्शनार्थी पंजाब हिमाचल की तरफ से जो आते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यही नहीं, हमारे जो हरपटपुर से लेके चार धाम के लिए जो एक और रोड बनाया जा रहा है जो दो धामों को कनेक्ट करेगा, चाहे आपका यमुनोत्री या गंगोत्री बड़कोट बैंड तक, वहां के लिए उसके लिए वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। और ऑल वेदर रोड की बात करें, मान्यवर जी, बड़े विनम्रता के साथ आपको बताना चाहूंगा रतन मणि जी, जरा इस बात को जरा ध्यान से और गंभीरता से सुनिएगा कि जब अभी चारधाम की यात्रा चल रही है, हम तमाम डिबेटों में बैठते हैं और ये प्रश्न आते हैं कि इतने श्रद्धालु को भेज दिया है। अगर पहले जैसी रोडें मान्यवर जी होती तो इतने श्रद्धालु नहीं जाते। जो रोड रिकॉर्ड टूट रहे हैं वो रिकॉर्ड ना टूटते, हमें ऑफलाइन बंद ना करना पड़ता रजिस्ट्रेशन भी। ये उन्हीं रोडों के माध्यम से जा रहा है। और यही नहीं, सरकुंडा महादेवी जो एक शक्तिपीठ है उसके लिए भी रोपवे बनवाने के लिए पहले कितनी कठिनाई होती थी। हमारी इसी सरकार में, जो अभी वर्तमान में सरकार है पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, उसी ने वहां पर रोपवे बनवाया। इसी प्रकार से अन्य जो धाम है हमारे, चाहे हेमकुंड साहिब हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे यमुनोत्री हो, उसके लिए रोपवे के लिए हमने उसके लिए केंद्र ने अनुमति दी है। 2012 में और 2011 के बीच में, 2010-11 के बीच में जब निशंक जी मुख्यमंत्री थे, तब हमने यमुनोत्री के लिए रोपवे की स्वीकृति दिलाई थी। वो हरीश रावत के समय पे आके खत्म हुई। इस वर्ष जो इस वाली धामी जी की सरकार है, इसी में फिर से उसकी अनुमति मिली है। यही नहीं, मानस खंड के अंतर्गत जितने भी वहां पे कुमाऊं के जितने भी मंदिर है, वहां पर हमने उसको लेने का काम किया। यही नहीं, आदि कैलाश में खुद आदरणीय मोदी जी हम आज इस बात को नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन बात वही है ना कि वो जो आम चीजें थी वो तो अब भी वैसी की वैसी हैं, चाहे कोई भी बड़ा मुद्दा ले ले। मैं वो मित्र रतन मणि जी कुछ कह रहे हैं। रतन मणि जी एक मिनट, आपने कहा कि आम व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। अगर गरिमा जी आम व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार काम ना करती तो देश में 24 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर ना आते। उत्तराखंड में 9 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर ना आते। ठीक है, रतन मणि जी कुछ कह रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि देखिए उपलब्धियों का बखान नहीं करना है सर। आप 5 सीटों पर जीते, यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसके आगे मैं क्या आपसे पूछूं। लेकिन जो लोग स्थानीय मुद्दे उठा रहे हैं उनको तो सुनते जाइए। रतन मणि जी कुछ कह रहे हैं। ये बताओ आप, मैं तो यहाँ से बोतल भर के ले जाता हूँ जब गांव जाता हूँ, वो कब आएगा? उसमें टपकेगा पानी घर घर नल में, मेरे घर में। आपके सारे जितने भी वो प्रवक्ता जब आता है, मैं सबसे ये कहता हूँ मेरे नल में पानी टपका दो। सत्यवीर जी देखिए, वो खुद व्यक्तिगत अपनी एक समस्या आपके सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर बैठा आमतौर पर पैनल पे लोग आम जनता की समस्याएं उठाते हैं, लेकिन क्योंकि आप सब खुद उत्तराखंड के निवासी भी हैं तो आप वहाँ की जनता भी हैं। नहीं, मैं प्रश्न से बिल्कुल नाराज नहीं हूं, मैं उत्तर देने के लिए बैठा हूं। और मुझे किसी भी मैं बताना चाहता हूं, जो इन्होंने प्रश्न उठाया हर घर जल से नल, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भावनात्मक रूप से भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कैसे समृद्ध किया जाए, उसके लिए उन्होंने बहुत ही बेहतर प्रयास किए हैं। मुझे ये कहते हुए किसी प्रकार का भी संकोच और दुविधा नहीं है कि हर घर जल नल के माध्यम से जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर काम हुए हैं और जो लगातार काम जारी है,
महिलाओं को सबसे अधिक इसको लाभ हुआ है, खासकर कि पहाड़ों में जो महिलाएं होती थी, दूर स्रोतों में जाके पानी के लिए जाती थी या पानी के लिए बड़ी उससे जाना पड़ता था, उनके समय में तो बचत हुई है। दूसरा गरिमा जी ये भी है कि तमाम रिपोर्टों के आप उठा के देख लीजिए कि पानी ही एक ऐसा कारण होता है जिससे कि जल से जो जन्मी हुई जो बीमारियां होती है वो मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक होती है। उसमें मुख्यतः एक डायरिया है। डायरिया एक ऐसी बीमारी है जो आपके पूरे शारीरिक तंत्र को डैमेज कर देता है। वो मैं अभी लगातार हम इसमें प्रयास है कि जो पहले ये ग्रामीण क्षेत्रों में था, अब ये शहरी क्षेत्रों में भी इसका दायरा बढ़ चुका है। मैंने कहा ना आपको, भावनात्मक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोनों कार्यकाल में अपना काम किया। जो महिलाएं अपने आंसू पोंछा करती थी खाना बनाते हुए, उनको गैस कनेक्शन देने का काम किया और लगातार इस श्रेणी में आगे बढ़ते जा रहे। आज का ही उठा लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर फाइल पे साइन किया तो भारत के उन किसानों को जो छोटे छोटे किसानों है, तो प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान निधि में साइन किया। ये बात दिखाता है कि हम लोगों के बीच। ठीक है सर, देखिए कम शब्दों में सर, आके बाकी मेहमान भी हैं, उनको भी सुनना है। बड़ी बात ये कि देखिए आपने कहा आपको सवाल से कोई नाराजगी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात तो ये है ना कि आपने सभी मुद्दों पर काम किया, जल हो या फिर हर घर में गैस की बात हो, हर व्यक्ति को घर की बात हो, लेकिन क्या ये चीजें पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो पाई हैं? क्या धरातल पर ये पूरा हो पाया है? ये भी तो बड़ी बात है ना, इसको सुनिश्चित भी तो करिए, क्योंकि दावे करना तो हर कोई कर रहा है। वो देखिए कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है, दावा करने में क्या जाता है सर? गरिमा जी, जो अभी तक जो जिन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाया है, उन क्षेत्रों में इस कार्यकाल में मुझे लगता है कि वो काम पूरा होगा और बेहतर तरीके से होगा और योजनाएं भी ऐसी आएगी जिनकी आवश्यकता है। डबल इंजन की सरकार है, जनता उम्मीद करती है कि गाड़ी दोगुनी स्पीड से चलेगी और जल्दी सब ठीक होगा। जनता उम्मीद तो ये कर रही है ना आपसे। गरिमा जी, एक उदाहरण के साथ में नहीं सर, सत्यवीर जी सुनिए, आपके पास लौटेंगे और मेहमान है, उनको जोड़ते वक्त बहुत कम है, आपने काफी वक्त लिया है। ठीक है, शीशपाल जी देखिए वो अभी स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि जहां पर काम नहीं हुआ वहां पर भी हम आगे काम करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब आगे की क्या रणनीति तैयार कर रही है? उपचुनाव के लिए क्या कहकर जनता के पास जाएंगे? गरिमा जी, हम पहले ही कह चुके हैं कि राज्य में केवल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की हार नहीं हुई है, जो स्थानीय मुद्दे हैं उनकी भी हार भी है, चाहे वो अग्निपुर का मुद्दा हो, चाहे बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में ये तो आम जनता को डिसाइड करना है ना। अब अगर आपको लग रहा है कि ये मुद्दा नुकसानदायक है, आम जनता को लगेगा तो वो उस पर काम करे। जो है एमएसपी का मुद्दा हो, सारे मुद्दे हारे हैं। निश्चित तौर पर हम तो चिंतन मंथन करेंगे, लेकिन जनता को भी चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि जिन सांसदों को आप चुन के भेज रहे हैं वो 5 साल तक तो जो है कहीं दिखाई नहीं देते, गुमशुदा के पोस्टर जो है लगाने पड़ते हैं जनता को। कोई आज तक बता दे भाजपा के सांसद कि उन्होंने राज्य का कोई भी मुद्दा लोकसभा में उठाने का काम किया, राज्य की जनता के संज्ञान में तो है नहीं। लेकिन फिर भी जो है, जो भाजपा ने लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे शब्द गढ़े, उसके पक्ष में जो नैरेटिव बनाया, उसकी जीत है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि हमारे जो भी कमियां होंगी हम उनको भी तलाशेंगे, हाथ जोड़ करके जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे, क्योंकि जनता जनार्दन है लोकतंत्र में से कोई नकार नहीं सकता। और आदरणीय डोभाल जी ने बहुत ही जो है वास्तविक सवाल उठाया था कि हर घर जल और नल की बात करने वाली सरकार, उनके घर में खुद नल लगा हुआ है। और मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनके घर में जो है इस योजना में नल लगा, लेकिन जल है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि साहब इसका बड़ा लाभ हुआ है, महिलाओं का समय बचा, महिलाएं दूर जाती थी। अरे भाई, जब पानी ही नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी समस्या है, सबसे पहले उसमें जल पहुंचाने की व्यवस्था करो, तभी तो उस योजना की सार्थकता है। तो देखिए ना, जनता अगर ये बात उठा रही है तो समस्या को खोजिए, उसका समाधान कीजिए, तभी निश्चित तौर पर इसको स्वीकार करना चाहिए कि ये योजना फ्लॉप साबित हुई, इसका लाभ जनता को मिला ही नहीं जितना इसका प्रचार प्रसार जो है किया गया था। और अभी चारधाम यात्रा की बात कर रहे थे मेरे भाई जो है सत्यवीर चौहान जी के साहब, हमने जो है कीर्तिमान बना दिए, लेकिन जो श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू होने से लेकर के दिक्कतें हुई, जो जगह जगह जो है श्रद्धालुओं का जो है जमावड़ा रहा, आगे नहीं बढ़ पाए, हजारों श्रद्धालु अपने गंतव्य तक पहुंचे, वो बिना दर्शनों के जो है वापस गए। और सबसे बड़ी पीड़ा मुझे तब हुई जब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है बंद होने के कारण हजारों श्रद्धालु ऋषिकेश और जो है हरिद्वार में दर दर भटकते रहे। उनकी जमा पूंजी 10-10, 15-15 दिन रुकने के कारण जो है खत्म हो गई, क्योंकि एक लिमिटेड जो है रकम लेकर के आदमी श्रद्धा के लिए आएगा। हर कोई अमीर तो होता नहीं, गरीब भी श्रद्धालु आते हैं, तो कैसी उनके सामने कठिनाइयां हुई। सरकार को जो है निश्चित तौर पर भविष्य में जो है इस पे भी विचार करना चाहिए, और हम भी चाहते हैं, हमारा भी राज्य है गरिमा जी,
हम सर भी आप चाहते हैं ठीक कि कह हमारे रहे हैं। प्रदेश देखिए में हम जो ये भी नहीं ऐसी कह रहे चीजें कि होता है, अग्निवीर चुनाव में मुद्दा नहीं था। और शीशपाल जी, निश्चित तौर पर शीशपाल जो है- जी, सबसे पहले बात तो हम ये नहीं कह रहे कि जो अग्निवीर का मुद्दा जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मुद्दा नहीं है, लेकिन बात तो ये है ना कि सर वो जनता डिसाइड करेगी, और अगर जनता नहीं समझ पा रही, आप कह रहे हैं कि जनता मूर्ख बन रही है, जनता को अब आने वाले सालों में एहसास होगा कि जनता ने क्या किया, तो ये आपका काम है, विपक्ष में आप बैठे हैं कि आप जनता के बीच में जाइए और जनता को बताइए कि ये मुद्दा किस तरीके से नहीं है, या मुद्दे उठाइए ताकि आम जनता के समझ में आए। उसमें तो आप असफल रह रहे हैं ना, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या आपका विधानसभा का चुनाव हो, इसको स्वीकार करिए, और उस पर लगातार कंटिन्यूटी बढ़ती जा रही है तो फिर तो आपका ही नुकसान है ना। नहीं गरिमा जी, हम कह चुके हैं कि हम आत्ममंथन करेंगे, क्योंकि हाँ। हम राज्य सरकार की जो विफलता है, जो इनकी जन विरोधी नीतियां हैं, जो सरकार की तानाशाही है, शायद हम जो है आम मतदाता तक पहुंचाने में विफल रहे हैं, और हम उन कमियों को तलाश करके जो है उनको दूर करेंगे और हाथ जोड़ करके जनता के बीच जाएंगे, अपनी गलतियों तो को पूछेंगे। उपचुनावों और की जनता घोषणा जो हो भी रही है, करती देखिए निश्चित उपचुनावों तौर की पर घोषणा उस पर हो रही हम है, तो आगे उपचुनावों बढ़ेंगे। में जीत का दावा लेकिन कैसे मैंने हो रहा है, क्या लग रहा है, क्या उपचुनाव में सारे स्थानीय मुद्दे जनता के दिमाग में होंगे वोटिंग के दौरान? की जो है ये हार है, ये केवल कांग्रेस के प्रत्याशियों की हार नहीं है जी। ठीक है, थपलियाल साहब के सुन लेते हैं, थपलियाल साहब को सुन। थपलियाल साहब, देखिए उपचुनाव का ऐलान भी हो चुका है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उपचुनावों में स्थानीय मुद्दों को ध्यान रखेगी जनता, आपको लग रहा है क्यों लोकसभा चुनाव में क्या स्थानीय मुद्दों की अहमियत नहीं थी? जो मैं बोला ना कि जादूगरों के आगे बहुत मुश्किल होता है, जो उनके ऊपर अगर जादूगर झूठ भी बोले, यहीं पे देखे कि प्रवक्ता ने बड़े आसानी से झूठ बोल दिया कि यूकेडी का कोई खड़ा ही नहीं था। हमारा आशुतोष पौड़ी में घूमता रहा अंकिता की मां को, लेकिन जादूगरों की प्रवक्ताओं की आंख नहीं खुली। हमारा जो पुरुष सैनिक बहुत नैनीताल में क्या शानदार ढंग से नेवी का पूर्व सैनिक था वो, और बहुत शानदार ढंग से उसने वहां पे लड़ा। हमने टिहरी में अपने जो बॉबी पवार है उसको समर्थन दिया, उसने तोते उड़ा दिए लोगों के। अब नहीं दिखाई देता। दूसरा प्रवक्ता एक सम्मानित आपके यही चैनल में बोल रहा था कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड और माननीय जादूगर मैजिक हुआ। अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड न राज्य में लागू हुआ, न देश में लागू हुआ, और न कभी लागू होगा। अच्छा, तो वो क्या था, वो जुमला था, वो जुमला था, जनता को बेवकूफ बनाने की टेक्निक थी। अभी गोयल कह रहे थे यहाँ पे, आपकी चैनल में कह रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य में लागू हुआ और देश में लागू हुआ बोल रहा था। तो ऐसे झूठों का क्या जवाब है मैडम, आप ये बताइए। पूरे झूठों की एक जमात खड़ी है और वो लोगों को बेवकूफ बनाती जा रही है, और ऊपर से मदारी भी है। वो दोनों गुण है उनके पास। अब ये देखिए कि उत्तराखंड में हम अच्छी तरह जानते हैं कि इन्होंने, अगर चाहे मंगलोर की सीट हो चाहे बद्रीनाथ की सीट हो, इन्होंने उसको त्रिकोणीय चतुष्कोणीय बनाकर जीत जाना है, निश्चित रूप से जीत जाना है। वहां पे ऑलरेडी एक उम्मीदवार घूमने लग गए हमारे नेवल खली साहब, और इधर आपको मालूम है कि बसपा कांग्रेस जब खड़ी होगी तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसी तरह से बद्रीनाथ में जब एक इंडिपेंडेंट खड़ा होगा, जो इंडिपेंडेंट ऑलरेडी ठीक है। थपलियाल साहब, आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, दिल्ली लेके चलते हैं, पीएमओ की तस्वीर दिखाते हैं जहां शपथ ग्रहण के बाद पहली बार पीएमओ ऑफिस पहुंचे हैं और यहाँ पर स्टाफ के साथ में मुलाकात करते हुए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उस सामर्थ्य के प्रति समर्पण के भाव का, और उस समर्पण के अंदर नए संकल्पों की ऊर्जा जुड़ी हुई थी, जिसका परिणाम है कि आज हम फिर एक बार देश की सेवा के लिए दिखा रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने के बाद पीएमओ स्टाफ के साथ में मुलाकात करने के लिए पहुंचे, और देखिए आज सुबह उन्होंने पहली जो फाइल है उस पर भी हस्ताक्षर किया है। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, वापस थपलियाल साहब के पास में जाते हैं। थपलियाल साहब, अपनी बात को पूरा कीजिए। तो मैंने कहा कि जिस तरह से ये चुनाव का मैनेजमेंट करते हैं और अभी से वो तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस इसमें पिछड़ जाती है। उसकी अभी कोई तैयारी नहीं है, ना केदारनाथ के लिए ना मंगलौर के लिए। तो ये जो समस्याएं हैं, जिस तरह से विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए कांग्रेस को, अब उसमें मुख्य रूप से एक काम शिशपाल जी को ही है जो इस समय कर रहे हैं। और तो निश्चित रूप से अगर हम यूनिफाइड होकर इनके साथ लड़ेंगे तो कोई ताकत नहीं है कि हमको कोई हरा सके।
लेकिन हम यूनाइटेड नहीं हो पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसे नेता, अभी आप देखिए कि अभी हमारे जिस तरह के जादुई शब्द हमारे प्रधानमंत्री प्रयोग करते हैं, जिस तरह से वो पहली एनडीए को संबोधित करते हुए 10 साल पहले का भ्रष्टाचार बता रहे थे कांग्रेस का कि उसको, तो आप भी देखिए कि इस तरह केवल कांग्रेस को गाली, कांग्रेस को गाली, कांग्रेस को गाली, इनका प्रमुख मुद्दा है आज जनता जाए भाड़ में। और अब तो उनको एक्सक्यूज मिल गया है कि साहब अब तो हम कंधों में हैं, अब कंधों में ही जाएंगे, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। यहाँ के भगवान पे भरोसा है, यहाँ के भगवानों को जिस तरह तुम खेल रहे हो, अटूट विश्वास तुम्हारा न राम पे है न बद्रीनाथ और केदारनाथ पे है। आपने केदारनाथ में वहां पे आपने थार भेज दी है, देखिए आप। और यहाँ देखा हमने तस्वीरें, जो हमारी देवभूमि है वहां पे विदेशी शराब की दुकान खोल दी है। मैडम हम क्या करें, किस तरह से इन लोगों से लड़े जिनके पास सब कुछ है, विदेशी माफिया भी इनके पास है, गुप्ता बंधु। ये हमारे यहाँ के ठेकेदार को आत्म हत्या करनी पड़ती है। ठीक है सर, ठीक है थपला साहब रतन मणि जी को सुन लेते हैं। रतन मणि जी, देखिए अभी फिलहाल जो नतीजे थे उन्होंने बहुत कुछ बयान कर दिया, अपने आप में बीजेपी की मजबूती उसमें साफ तौर पर नजर आ रही थी। उपचुनावों को अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी को किस जगह पर आप देख पा रहे हैं? देखिए नहीं, बीजेपी की तो मजबूती वो दिख रही है, उसमें कोई बात नहीं, वो हर चुनाव जीत रहे हैं, तो जो जीत रहा है वो तो ये कहेगा। वो जो दूसरी जो कमजोरियां मैं बता रहा हूँ उस पर भी वो पार पाएंगे, उनका संगठनात्मक ढांचा ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस बुद्धि से काम करे तो कांग्रेस कोई इनसे कमजोर नहीं है, लेकिन वहां संगठनात्मक जो ढांचा कांग्रेस का भट्टा बैठ गया है वो उसके कारण हो रहा है। उसके कारण ये इनको रसगुल्ले मिल रहे हैं और उनको कड़वे मिल रहे हैं। ये दो तरह के रसगुल्ले बनने लगे। नहीं तो संगठनात्मक ढांचा अपना ही मजबूत करे ना, इनको किसने रोका है? अब तो कहा भी जा रहा है कि भाई लगातार 3 बार से हार रहे हैं, तो अब तो बहुत कुछ बदल दिया जाएगा। नहीं, इनके भाजपा थोड़ी इनको ठीक करेगी, ये कांग्रेस को ही करनी है। लेकिन कांग्रेस सक्षम है, वो कर सकती है, इनके लोग हैं, ये एकजुट हो जाए। लेकिन इनके पास अभी ये जो लीडरशिप नहीं, खाली पैसा नहीं होता। देखो मैं ये पैसा अरे जनता से आप मांगे। यहाँ पर क्या कहते हैं, अभी एक उदाहरण आया था माले का बिहार में, उसने तो 20-20 रुपए घर से मांगे, वोट भी मांगे और वो जीत भी गए। तो इसमें कौन सी बात है? ये उत्तराखंड में हो सकता है। सवाल ये है कि आप लोगों को कितने चुप पाते हैं, लोगों का सवाल कितने होता है। आप वो भी से सीख लो यार, ये प्रदेश स्तर पर एक मुद्दा तो उठाओ कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में कि ये इस सरकार वो लड़े और जनता उसके साथ खड़ी हो, रैली हो। ये एक भी इसे 5 साल किया, कोई नेता ने कहीं झंडा गाड़ दिया, किसी ने कहीं कर दिया, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। ठीक है, देखिए अब कौन किसके साथ में खड़ा हो रहा है, देखिए, और जनता को साथ खड़ा करना है तो उसके लिए आपको जनता के मुद्दों को उठाना होगा और तभी जनता का विश्वास भी जीतना होगा, तब वो आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो अपना संगठन को मजबूत करे, क्योंकि लगातार 3 बार के चुनावों में जिस तरीके से हार मिलती जा रही है, उसके बाद इनको बड़े आत्ममंथन की जरूरत है। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में अपनी बात रखने के लिए। तो उपचुनाव का ऐलान, लेकिन बड़ी बात यह कि जो दावे कांग्रेस पार्टी की ओर से उपचुनाव में जीत के किए जा रहे हैं, आखिर उनमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि लोकसभा के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से बाजी मारी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या कमाल दिखाएगी, देखना बहुत अहम होगा। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।